हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है अपनी, उस क्लास के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में, बीएससी का ही, जिसमें सेकेंड ईयर का अपना टॉपिक चल रहा है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था पाइला के बारे में। आज हम जानने का प्रयास करेंगे योनियो के बारे में। योनियो जो कि फ्रेश वाटर मसल है, सीपी जिनको हम कहते हैं, सीपी, और फ्रेश वाटर के अंदर ये रहती हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो है फाइलम। मोलस्का से ये बिलोंग करती हैं, और मोलस्का से बिलोंग करती हैं। इट मीन्स इनका जो शरीर है वो कैसा होता है, सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, सॉफ्ट बॉडी एनिमल है ये। और क्लास है इनकी पैलेसीपोडा या बाइवाल्विया, जिसका मतलब होता है, ये जो पैलेसीपोडा है इसका मतलब होता है ये पेलेकस से मिलकर के बना है। पेलेकस जिसका मतलब होता है हैशेट। हैशेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी, और पोडोस का मतलब होता है फुट। मतलब ऐसे एनिमल जिनका शरीर कुल्हाड़ी के समान होता है, कुल्हाड़ी के समान जिनका शरीर होता है, और यहाँ पर जो इसका फुट है वो कुल्हाड़ी जैसा दिखाई देता है। दूसरी तरफ आप इसके बात करेंगे बाइवाल्विया की, तो बाई का मतलब होता है टू, और वाल्व का मतलब होता है कपाट। ठीक है, मतलब इसका जो शरीर है उसको आप दो कपाटों में विभक्त देख सकते हैं। इस तरीके से इसका शरीर होता है, और जो कि यहाँ पर हिंज लिगामेंट मौजूद होते हैं। जैसे हम देखेंगे कि ये जो एनिमल है इसकी जो मीडियन स्ट्रक्चर है वहाँ पर एक हिंज लिगामेंट मौजूद है, और इस हिंज लिगामेंट के दोनों तरफ इस तरीके से इसका जो शरीर है, आउटर स्ट्रक्चर जो इसकी, जिसको हम कहेंगे जो इसका बाह्य कवच है, शेल है, वो यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो शेल है इसका, उस शेल की भी हम बात करेंगे। आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि इसका जो आगे का जो क्लासिफिकेशन है उसको, ऑर्डर जो है इसका वो है यू लेमेली ब्रेंकिया, जिसका मतलब होता है लेमिली। लेमिली का मतलब है लेमिलर, और ब्रेंकिया का मतलब होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मतलब इसके अंदर लेमिलर रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर मौजूद होता है, और यू का मतलब होता है दो। मतलब इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हाफ, मतलब
यहाँ पर 2.5 जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो यहाँ पर मौजूद होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ लेमिलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब यहाँ पर 2.5 रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि गिल्स के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जीनस है इसका यूनियो। अब ये जो स्ट्रक्चर है इनकी, ये जो यूनियो है जिसका हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, इसके हम एक्सटर्नल कैरेक्टर और इसमें आज हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से मुक्ता का निर्माण करते हैं, सीपी का निर्माण, ये मोती का निर्माण करते हैं। तो ये जो एनिमल है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके जो कैरेक्टर हैं वो क्या क्या होते हैं। ये फ्रेश वाटर एनिमल है और एकदम सुस्त प्रकार का होता है। अपना जीवन ये एकदम सुस्त जीवन व्यतीत करता है और सुस्त जीवन व्यतीत करने के कारण इसके जो सिस्टम हैं जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है और जो दूसरे तंत्र हैं इनके, वो बहुत ही कम विकसित होते हैं। कम विकसित तंत्र यहाँ पर मौजूद है। और अगली हम बात करें इसकी कि ये जो सैंडी एरिया है, सैंडी एरिया पर ये घसीट कर चलता है। मतलब ये कि जैसे हम बात करें कि इसके जो इसकी पूरी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके की है यहाँ पर, और इसमें इस तरीके से फुट जो है वो बाहर निकल जाता है। इसका जो गमन है वो फुट की सहायता से होता है और पूरा जो इसका शरीर है, शैल जो है इसका, उस शैल पर इस तरीके की लाइनिंग मौजूद होती है। और ये जो लाइनिंग है, इन लाइनिंग के बेसिस पर हम ये कहेंगे कि इनके अंदर जो लिगामेंटल जो सिस्टम है वो यहाँ पर इसमें मौजूद है और इसमें आउटर जो इसका शेल है वो एक मजबूत कवच के रूप में पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि इसका शेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई मजबूत संरचना के रूप में पाया जाता है। कुछ मंकियों की प्रजाति है जो कि इनको बड़े पसंद करती है, यूनियो को। इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा अभी। अब ये जैसे फुट है इसका, तो ये क्या करता है, इस फुट को हल के समान, मतलब इसमें यहाँ पर इसके मसल्स होती हैं, इसके एंटीरियर सिरे पर मौजूद एंटीरियर एडक्टर मसल और पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स यहाँ पर मौजूद होती। अगर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें हम तब, और उसके जब आप खोल के देखेंगे तो अंदर की जो सरफेस है उसके अंदर वो कंप्लीट रूप से मेंटल से आश्रित रहती है और मेंटल की उपस्थिति ही इसको मोलस्का का दर्जा दिलवाती है, फाइलम में शामिल करती है। तो इसका जो ये फुट है, ये फुट इंटीरियर एडक्टर मसल्स की सहायता से, और दूसरी जो हम ये कहेंगे कि इनमें जो मसल्स मौजूद हैं वो है प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स, ठीक है, और दूसरी हैं एंटीरियर एडक्टर और पोस्टीरियर एडक्टर मसल। ये जो इसमें मसल्स के प्रकार हैं, मांसपेशियों के प्रकार हैं, ये मांसपेशियां इसको क्या करती हैं, एक तो इसके कवच को खोलने के लिए जिम्मेदार हैं। जब ये जलीय धारा को अंदर की तरफ खींचता है भोजन ग्रहण करने के वक्त और रेस्पिरेशन के वक्त, तब जैसे ये जलीय धारा को अंदर खींचेगा इस कवच को बंद कर लेगा। बंद करने के बाद में जो जलीय धारा है वो इसके अंदर भी रहेगी और फूड पार्टिकल है वो भी इसी के अंदर रहेंगे, तो यहाँ इसकी मदद करते हैं। और फिर दूसरी चीज़, जैसे हमने कहा कि डाइजेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं मसल्स, रेस्पिरेशन में भी हैं और गमन में भी हैं। तो इसका जो गमन है वो फुट की सहायता से हो रहा है, तो फुट को ये बाहर निकाल लेता है। बाहर निकाल लेगा तो ये जैसे
सैंडी एरिया है, उस सैंडी एरिया के अंदर, सैंड के अंदर जब ये चलेगा तो पीछे की तरफ एक गड्ढा बनाते हुए चलेगा, एक गड्ढा बना देगा। जैसे हम देखते हैं कि हम खेत में हल जोतते हैं तो ये हल के समान मूवमेंट करता है, इसका जो फुट है वो हल के समान आगे की तरफ मूवमेंट करने के लिए जिम्मेदार है यहाँ पर। और जैसे हल चलता है तो पीछे की तरफ जिस तरीके से गड्ढा सा बनता चला जाता है, उसी रूप में यहाँ पर ये गड्ढा सा बनाते हुए, एक दरार बनाते हुए मूवमेंट करता है। मूवमेंट इसका स्थलीय जो सरफेस है वहीं पर मूवमेंट हो पाता है, जल के अंदर जब ये मौजूद होता है तो जलीय धारा के साथ ही गमन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी कि जो लिगामेंट हैं इसके वो बड़े मजबूत होते हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो यहाँ पर इसके लिगामेंट हैं इस जगह पर, इन लिगामेंट की सहायता से ये क्या करता है, अपने इस कवच को बंद कर लेता है। ठीक है, बहुत से, जैसे मैंने आपको बताया कि अफ्रीकन जंगलों में आप देखेंगे तो वहाँ रहने वाले जो बंदर हैं वो इसको बड़ा पसंद करते हैं, वो इसको उठा करके ले आते हैं वहाँ से, और ये क्या है कि अपने कवच को बड़ी मजबूती से बंद करके रखता है। और मजबूती से बंद करने के कारण जब ये इसको खोलते हैं तो ये खुल नहीं पाता है, तो वो फिर क्या करते हैं, पत्थर या फिर चट्टान पर ज़ोर ज़ोर से टक 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 की तरह से इसको क्या है कि पीटना शुरू कर देते हैं, जिससे से इसका मस्कुलर सिस्टम ढीला पड़ जाए। और जैसे इसका मस्कुलर सिस्टम ढीला पड़ता है उसके बाद में जैसे वो हल्की पड़ती हैं मांसपेशियाँ, ये उसमें हाथ डाल करके इसको खोल लेते हैं और फिर इसके जो अंदर का मेंटल वाला पार्ट है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। आगे हम इसमें बात कर रहे हैं कि ये जो हमने इसके करेक्टर देखे, आप इसको फ्रेश वाटर जो एरिया है वहाँ पर इसको इजी वे में आप इसको देख सकते हैं। नॉकटर्नल है ये, मतलब रात्रिचर है। इसका एक करेक्टर और भी हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, ये रात्रिचर है। और भोजन के रूप में ये क्या ग्रहण करता है वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो भोजन के रूप में हम देखेंगे कि यूनियो जो है वो कंप्लीट रूप से ओमनीवोरस होता है, और भोज्य पदार्थों के रूप में यह क्या चीज़ ग्रहण करता है, जो हर्ब्स हैं, डाइटम्स हैं, जो ऑर्गेनिक कचरा है, ऑर्गेनिक डेट्राइटस जो सब्सटेंसेस हैं उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो इसका जो भोजन है वो ये वाले पार्ट हैं, या हम ये कहेंगे ओमनिवोरस इसकी नेचर है। और भोजन ग्रहण करने के आधार पर, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि भोजन ग्रहण करने के आधार पर ये किस नेचर का है, फिल्टर फीडर नेचर का है, जिसमें ये सेलेक्टिव मटेरियल को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। वो इसके हम डाइजेस्टिव सिस्टम में अध्ययन करेंगे। अब हम इसमें ये देखते हैं कि इस जंतु की जो खास बात है वो है मुक्ता का निर्माण करना, पर्ल का निर्माण करना। तो पर्ल का निर्माण ये जंतु किस तरीके से करता है, इसमें मोती का निर्माण कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। पर्ल के निर्माण में भी ये एक इनकी रोचक कहानी है। इनके कहानी पर्ल की जापान से शुरू हुई थी। जापान में जो टाबा द्वीप है, उस टाबा द्वीप पर रहने वाले एक दंपति थे जिनका नाम था कोकोची मिकीमाटो। कोकोची मिकीमाटो और उनकी धर्मपत्नी जो हैं वो सीपियाँ इकट्ठा करती थी और इकट्ठा करके उनको मार्केट में बेचने का काम करती थी, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पर सी फूड को पसंद किया जाता है। तो जहाँ सी फूड को पसंद किया जाता है उन एरिया के अंदर इनको सीपियाँ और जो दूसरे जो लॉबस्टर्स हैं और जो मछलियाँ हैं उनको वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सीपी को बहुत से देशों में पसंद किया जाता है, ये भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए काम आती है। तो ये जो कोकोची मिकीमाटो और जो उनकी धर्मपत्नी थी, ये क्या करते थे कि इकट्ठा करते थे वहाँ से उस द्वीप पर, टाबा नाम का जो द्वीप था वहाँ से इकट्ठा करके और उसको मार्केट में बेच के चले आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि इन्होंने इकट्ठा किया और उसके बाद में जैसे ही लहरें आई,
लहरों के साथ में वो वापस सीपियाँ वापस चली गई, मतलब वो उस पानी के साथ बह गई। और जैसे ही बही तो उनका तो सारा चौपट हो गया खान पान कि वह भोजन कैसे ग्रहण करेंगी, कैसे अपना गुजारा करेंगी। तो फिर एक सीपी उनको दिखाई दी तो उनको ये सोचा कि भाई हम इस सीपी को ही भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, आज घर में खाना पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने जैसे ही उसको खोला तो देखते ही उनकी तो किस्मत चमक गई। उसके अंदर उन्होंने देखा कि एक मोती मिला, और उस मोती को जब उन्होंने मार्केट में पता किया तो उसकी अच्छी कीमत मिली उनको। उसके बाद में उनके दिन बदल गए, और बदलने के बाद में फिर लोगों का और भी रुझान बढ़ा, और सीपियों के अंदर कि जिस तरीके से ये मोती का निर्माण करती हैं, तो मोती के निर्माण को और मोती को इकट्ठा करने के लिए फिर एक होड़ सी मच गई थी। तो मार्केट में मोती जो है और नेचुरल मोती जो हैं वो मिलना शुरू हो गए थे, और उनकी अच्छी खासी कीमत जो है मिलना शुरू हो गई थी। आजकल तो हम क्या है इसको आर्टिफिशियल रूप में भी तैयार कर लेते हैं। आर्टिफिशियल रूप में इसको इंजेक्शन की सहायता से हम कोई सेंट पार्टिकल है या फिर फॉरेन पार्टिकल है वो डाल देते हैं, और उसको जैसे इंजेक्ट करवा देते हैं तो सीपी जो है वो मोती बना लेती है। मोती कैसे बनता है वो हम इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पर्ल फॉर्मेशन होता है। पर्ल फॉर्मेशन के लिए जो इसकी स्पीशीज काम में ली जाती है वो है मूल रूप से पिंकटाडा वल्गेरिस। ये सीपी की एक स्पीशीज है जो कि पर्ल फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी है या ये जिम्मेदार है, और इसमें ये अच्छी खासी जो है पर्ल का फॉर्मेशन करवाया जाता है, नेचुरल रूप से भी और आर्टिफिशियल रूप से भी। आर्टिफिशियल रूप से क्या करते हैं लोग, उनमें इंजेक्शन डाल करके उनको एक अलग डैम में छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद में उनको एक्सरे मशीन से गुजारा जाता है। देख लेते हैं कि जो सीपियाँ मोती बना रही हैं उनको फिर अलग से फूड देना शुरू कर देते हैं, अच्छा खासा भोजन देना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद में उनको जब इकट्ठा किया जाता है तो उनसे मोती को हटा करके बाकी का जो बचा हुआ मासल पार्ट है उसको वो मार्केट में बेच देते हैं। तो इसका जो मेंटल वाला पार्ट है वो किस तरीके का दिखाई देता है, इसकी स्किन किस तरीके की होती है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी जो आउटर सरफेस है वो आउटर सरफेस मजबूत और मोटी होती है, जिसको हम कहते हैं पेरियोस्ट्रेकम। ये इसकी मेंटल वाली आउटर सरफेस है, इसको कहा जाता है पेरियोस्ट्रेकम। और पेरियोस्ट्रेकम के नीचे एक मोटा स्तर होता है जिसको कॉन्चियोलिन कहा जाता है। जब आपसे पूछा जाए पर्ल फॉर्मेशन की प्रक्रिया, तब आपको इसी के बारे में समझाना है। एक मोटा स्तर है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कॉन्चियोलिन। ठीक है, अब ये जो कॉन्चियोलिन है, इस कॉन्चियोलिन का जो निचला स्तर है वही क्या करता है, पर्ल का निर्माण करवाता है। और पर्ल के फॉर्मेशन के लिए ये जो स्ट्रक्चर मौजूद होती है, और या हम ये कहेंगे जो लेयर मौजूद होती है, उस लेयर को नेक्री के नाम से जानते हैं। ये वाली जो सरफेस है ये क्या कहलाएगी, नेक्री कहलाएगी। ठीक है,
ये जो नेक्री है यही क्या करती है, पर्ल के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर्ल का जो निर्माण है वो इस नेक्री के द्वारा ही करवाया जाता है, लेकिन इस नेक्री का जो निर्माण है वो इसके नीचे मौजूद जो नेक्री सिक्रेटिंग सेल्स हैं उनके द्वारा करवाया जाता है। तो जो नेक्री सिक्रेटिंग सेल्स हैं वो क्या है, यहाँ पर मौजूद हैं, इसके जस्ट नीचे की तरफ मौजूद जो नेक्री सिक्रेटिंग सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। या नेक्री सिक्रेटिंग लेयर जिसको आप कह सकते हैं। और इसके नीचे का जो स्तर है वो कनेक्टिव टिश्यू से निर्मित होता है। ये है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो कि क्या करती है, इसको सपोर्ट प्रदान करती है। और सपोर्ट प्रदान करती है तो इस पूरी मेम्ब्रेन को जो थामे रखती है वो है अंतिम सरफेस जो कि सीलिएटेड एपिथेलियम के नाम से जानी जाती है। इस पार्ट को हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, जो कि सबसे अंतिम सरफेस के रूप में मौजूद है। ये सीलिएटेड एपिथेलियम। अब ये जो सरफेस है पूरी, इस सरफेस के द्वारा मोती का निर्माण करवाया जाता है। ये आप ध्यान रखना, मोती का निर्माण करने के लिए जो लेयर उत्तरदायी है वो है कौन सी, ये नेक्री सिक्रेटिंग सेल्स और नेक्री। होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पर कोई सैंड पार्टिकल है या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल है, वो जब इस नेक्री तक पहुँच जाता है, आजकल तो क्या करते हैं, इंजेक्शन के माध्यम से यहाँ पर इंजेक्टेड कर देते हैं किस चीज़ को, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर सैंड पार्टिकल या फिर कोई भी प्लास्टिक का पार्ट जो है, कोई भी छोटा टुकड़ा रेत का कण, उसको ये इंजेक्ट करवा देते हैं आर्टिफिशियल रूप में। जब इसमें हम ये कार्य करते हैं आर्टिफिशियल, जब इसमें पर्ल फॉर्मेशन का निर्माण करवाया जाता है। बाकी आप नेचुरली इसको देखेंगे तो नेचुरली क्या होगा कि ये जो नेक्री है, ये नेक्री अपने अंदर इस तरीके का बदलाव करती है। अपन नीचे वाली लेयर को नहीं बनाएंगे, यहाँ पर ये जैसे हमने बनाया, ये क्या है, नेक्री है। तो नेक्री जब इस तरीके से इसमें जब पर्ल का फॉर्मेशन करती है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे सैंड पार्टिकल है, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक लेयर बना दी जाएगी, एक मोटा स्तर बना दिया जाएगा। और इस स्तर के चारों तरफ ये नेक्री क्या करती है, अपना आवरण चढ़ाती रहती है। अब अगले चरण में आप क्या देखेंगे कि इस तरीके से ये नेक्री तो कंप्लीट रूप से ये कवर हो जाएगी और ये वाला जो पार्टिकल है ये एकदम यहाँ पर नीचे की तरफ चला जाएगा। और नीचे जाने के बाद में इसके चारों तरफ फिर क्या है, ये जो आवरण है एक नए रूप में इस तरीके से चढ़ा करके इसको मजबूत कठोर जो सरफेस है वो इसको प्रदान करवा दी जाती है। और ये वाली सरफेस जो है नीचे वाली, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। तो इस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर के अंदर इस तरीके से एक पर्ल का निर्माण यहाँ पर या मोती का निर्माण यहाँ पर करवा लिया जाता है। तो हम कहेंगे कि पर्ल के फॉर्मेशन के लिए कंप्लीट रूप से नेक्री रिस्पॉन्सिबल है। आप एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से पर्ल का फॉर्मेशन होता है। बाकी आप अगर चाहें तो केवल ये वाला डायग्राम बना करके भी आप इसको समझा सकते हैं। तो पर्ल फॉर्मेशन या फिर जो इसके एक्सटर्नल या फिर जो हमने मूलभूत जो इसके कैरेक्टर पढ़े हैं वो आज की क्लास में इतना ही है। और कल हम पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम स्टडी करेंगे इसके जो अलग सिस्टम है उनके बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।